हेलो गाइस, किरण एजुकेयर में आपका स्वागत है। अब तक अपन ने पढ़ा है धारा 20 तक। धारा 20 तक मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। धारा एक बार आप भी साथ साथ में रिकॉल कर सकते हो। धारा फर्स्ट में अपन ने सामान्य परिचय देखा था। धारा सेकंड में कुछ परिभाषाएं देखी थी। धारा थर्ड में नगरपालिका का परिसीमन, कि किसी स्थानीय क्षेत्र को अगर नगरपालिका घोषित किया जाए तो मतलब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और धारा चार में देखा था आपने कि राज्य सरकार है वह अनुपयुक्त प्रावधानों से छूट दे सकती है। धारा पाँच में नगरपालिका की स्थापना और निगमन से रिलेटेड बात हुई थी। धारा छः में अपन ने पढ़ा था जिसमें संरचना से लेकर रिलेटेड बात हुई थी। फिर संरचना में अपने आरक्षण की बात की। धारा सात में अपने समयावधि की बात की। धारा आठ में नगरपालिका का शासन किस में निहित होगा। फिर धारा 9 वार्डों का विभाजन और धारा 10 वार्डों का निर्धारण। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या देखा? परिसीमन, छूट और संरचना, शासन, समयावधि, वार्ड का विभाजन और वार्ड का निर्धारण। ठीक है, अब देखते हैं धारा 11 में क्या था? निर्वाचन की बात की थी, नगरपालिका के लिए निर्वाचन। धारा 12 में है कि जो भी आयोग होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, वो कार्यों का प्रत्यायोजन करेगा। धारा 13 में वार्ड निर्वाचन की बात की गई है। निर्वाचन में नामावली की बात की गई है, वोटर लिस्ट कैसे तैयार करेंगे। धारा 15 में मिथ्या घोषणा। धारा 16 में अपन ने पढ़ा था CEO, 17 में पढ़ा था DU। अब बात करते हैं धारा 18 में है कि जो भी स्टाफ होगा वो उपलब्ध करवाए जाएंगे स्थानीय प्राधिकारियों के द्वारा। फिर धारा 19 में अपन ने देखा था कि जो स्टाफ है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन में प्रतिनियुक्ति पे समझे जाएंगे। और धारा 20 वो अपन ने पढ़ा था कि अगर वो जो स्टाफ है वो अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतता है तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान है। अब बात करते हैं धारा 21। आज 21 से लेके पढ़ेंगे 30 तक। फिर अपनी 2 क्लास होगी, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, कल और परसों में फिर अपना एक अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं धारा 21। धारा 21 में है कि जो सदस्य होने के लिए, सदस्य जो पार्षद वगैरह है, उनके लिए क्या क्या योग्यता है, या कौन योग्य व्यक्ति सदस्य होने के लिए क्या क्या योग्यता है, अपन बात करते हैं। योग्यता अपने को पहले तो पता है कि उस वार्ड का, नगरपालिका के वार्ड का क्या होना चाहिए, निवासी होना चाहिए। अब है कि आरक्षित स्थान, जो भी ST SC OBC के लिए जो भी आरक्षित स्थान है उसी के वर्ग का उम्मीदवार खड़ा होना चाहिए। क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि वो रोटेशन क्रम में कभी SC का कैंडिडेट खड़ा होगा, कभी ST का, कभी OBC, कभी महिला, ऐसे। तो उसी का होना चाहिए, उसी वर्ग का होना चाहिए। और आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि धारा 21 में 21 वर्ष की बात की गई है योग्य होने के लिए। फिर एक चीज़ और है कि खुले शौचालय में परिवार का कोई भी सदस्य है वो खुले शौचालय में शौच नहीं करना चाहिए। और घर में स्वच्छ शौचालय होना चाहिए। अब बात करते हैं 21A में है कि विशेष प्रावधान के लिए कुछ स्थानों के लिए निर्वाचन के लिए विशेष योग्यताएं हैं। विशेष योग्यता की बात की गई है 21A में। इसमें क्या है कि आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष तक हो सकती है। 35 वर्ष तक हो सकती है। इसमें कुछ विशेष छूट है। इसमें है कि SC ST OBC महिला के जो भी आरक्षित सीटें हैं उनमें से 2 से अधिक आरक्षित सीटें ऐसे विशेष प्रावधान के अंतर्गत आरक्षित नहीं होनी चाहिए। मतलब 2 से ज़्यादा विशेष योग्यता वाली सीट नहीं होनी चाहिए आरक्षित सीटों में से। और अगर आरक्षित सीटें 3 ही है या 3 से कम है, मतलब आरक्षित सीटें 3 है या 3 से कम है, तो केवल 1 सीट आरक्षित होगी इसी विशेष योग्यता वाले सीट से। अब बात करते हैं आरक्षित की बात होगी। आरक्षित में 2 पॉइंट अपन याद रखेंगे कि आरक्षित सीटें जितनी भी है उनमें से 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आरक्षित सीटें 3 ही है तो 3 में से केवल 1 सीट आरक्षित होनी चाहिए विशेष योग्यता वाली। अब बात करते हैं अनारक्षित सीटों में। अनारक्षित में 5 या 5 से कम है तो वहाँ 1 सीट। अनारक्षित सीटों की संख्या 5 या 5 से कम है तो वहाँ 1 सीट। इसी के
अकॉर्डिंग है, 10 पे 2, 15 पे 3, इस अकॉर्डिंग। अगर अनारक्षित सीटें 5 से ज़्यादा है तो वहाँ प्रत्येक ब्लॉक में ऐसी एक सीट विशेष, प्रत्येक ब्लॉक से एक सीट आरक्षित होगी। अब बात करते हैं धारा 22। धारा 22 में क्या है कि एक व्यक्ति है या एक से अधिक वार्डों में चुनाव नहीं लड़ सकता। चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध कि एक से अधिक वार्डों में चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है, कोई भी सदस्य। और नामांकन है वो एक से अधिक वार्डों से नहीं भर सकता। अगर वो ऐसा करता है, ठीक है, तो उसको जो भी निर्धारित तारीख है वापस नामांकन वापस लेने की, वो 3 PM जो 3 बजे से दोपहर के 3 बजे से पूर्व है, या तो नोटिस देगा कि मान लो कि 2 वार्डों से उसने नामांकन भर दिया है, ठीक है, तो जो तारीख दी हुई है उसे 3 बजे से पहले वो नोटिस देगा कि मैं किस वार्ड को छोड़ रहा हूँ और किस वार्ड से चुनाव लड़ूंगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है, तो वो उसने ऐसा समझा जाएगा उस सभी स्थानों से उम्मीदवारी उसने वापस ले ली है, ठीक है। मतलब है कि 2 वार्डों से चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर उसने नामांकन भर दिया है तो उसको एक को वापस हटाना होगा। उस जो तारीख है उससे 3 बजे से पहले नोटिस देगा कि मैं कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ, कौन से नहीं लड़ रहा। अगर वो ऐसा नहीं करता, कोई नोटिस नहीं देता है, तो वो सभी स्थानों से उम्मीदवारी उसकी छीन जाएगी। अब बात करते हैं धारा 23। धारा 23 में है कि वाहनों, ध्वनि विस्तारकों आदि के ऊपर पाबंदी है कि अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निर्वाचन की जो संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक जो भी उम्मीदवार है या उसके अभिकर्ता यानी एजेंट है, वो पोस्टर आदि पे बैन लगा सकता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन अधिसूचना जारी करेगा कि इस तारीख के बाद कोई बैनर, कोई पोस्ट, कोई डीजे, किसी प्रकार का प्रचार वगैरह नहीं होगा। कब तक? निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती तब तक। इसका उल्लंघन अगर कोई करता है तो 2,000 रुपये पहले थे, अब इसके 5,000 रुपये कर दिए, ठीक है। और 6 वर्ष तक न्यायपालिका के सदस्य चुने जाने पर प्रतिबंध, ठीक है। वो अयोग्य घोषित हो जाएगा, 6 साल तक नियोग्यता में शामिल हो जाएगा, ठीक है। वाहनों, जैसे अपन ने 21 पढ़ा, 21 में क्या है कि सदस्य के लिए योग्यता है। 21A में विशेष योग्यता, 22 में 2 जगहों से चुनाव नहीं लड़ सकता। और अभी 23 में है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन वो प्रतिबंध लगा सकता है और निर्वाचन पूर्ण होने तक उसका पालन करना होगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा और 6 वर्ष तक सदस्य चुने जाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 23। अब बात करते हैं धारा 24 में है सदस्यों के लिए साधारण अयोग्यता। साधारण निर्योग्यता क्या है? साधारण निर्योग्यता क्या है कि मतलब ये तो अपन ने नॉर्मली पढ़ा हुआ है, एक बार वापस देख सकते हैं कि जैसे 6 माह से या किसी को अधिक सजा हो जाती है तो वो चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर वो बरी हो जाता है उसके बाद, ठीक है, उसकी सज़ा कंप्लीट हो गई तो उसके 6 साल बाद तक अयोग्य होगा, ठीक है। 6 साल तक वो अयोग्य होगा और 6 साल बाद में ही योग्य होगा, वो चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। 6 महीने या अधिक की सज़ा हो जाती है या फिर, ठीक है। और कौन सा चुनाव नहीं लड़ सकता? और है कि जिसका केस कोर्ट में चल रहा हो, मतलब विचाराधीन कोई भी मामला हो जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा होने की संभावना हो, ठीक है। तो ऐसे विचाराधीन मामले के लिए जिसमें 5 या 5 से अधिक सज़ा हो सकती है, उसके लिए है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता सदस्य का, ठीक है। अब है कि जिसने नगर पालिका की संपत्ति और निधि का गबन किया हो, वो अयोग्य है इसके लिए, सदस्य के चुनाव के लिए। खाद्य अपमिश्रण निवारण एक्ट 1954 के तहत दोषी पाया गया हो। भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 110 के तहत कोई आदेश पारित किया गया हो, उसके लिए जो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। जिसने अवैध व्यापार किया हो, लाभ का पद ग्रहण किया हो, धारा 35 और 41 के तहत अयोग्य हो, जो आगे देखेंगे, वो सदस्य की अयोग्यता से रिलेटेड ही ये साधारण अयोग्यता है, नियोग्यता, वो है धारा 24 में। और अदर नियोग्यताएं हैं वो धारा 35 में। या फिर न्यायालय ने जिसको विकृचित घोषित कर दिया गया हो, नगर पालिका में जिसने टेंडर ले रखा हो, अगर वही टेंडर ले रखा है, अगर वही सदस्य चुना जाएगा तो वो
नगरपालिका की संपत्ति आदि से रिलेटेड गबन कर सकता है। उसके लिए जिसने टेंडर ले रखा हो या कॉरपोरेटर के रूप में काम कर रखा हो नगरपालिका में, वो सदस्य नहीं चुना जा सकता। अब है 27 नवंबर 1995 के बाद 2 से ज़्यादा संतानें हो और नगरपालिका में अवैतनिक विधि व्यवसायी हो या फिर किसी न्यायालय में ऐसी न्यायपालिका के विरुद्ध वकील के रूप में कोई पैरवी कर रहा हो, तो ये सब सदस्य नहीं चुने जाएंगे। 6 माह से सज़ा, 6 माह या से अधिक सज़ा हुई है या फिर कोई केस लंबित है न्यायालय में जिसमें 5 या अधिक वर्ष की सज़ा हो सकती है, जिसने संपत्ति और निधि का गबन किया हो, खाद्य अपमिश्रण निवारण एक्ट 1954 के तहत दोषी पाया गया हो, या फिर भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 110 के तहत कोई आदेश पारित किया गया है, उसके लिए अवैध व्यापार, लाभ का पद विकृत, कोई टेंडर ले रखा हो जिसे 1995 के बाद 2 से अधिक संतानें हो, वैतनिक विधि व्यवसायी हो नगरपालिका में, या फिर नगरपालिका में इस विरुद्ध वकील के रूप में पैरवी, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नगरपालिका से किसी भी रूप से अगर वो जुड़ा हुआ है तो वो सदस्य चुने जाने के अयोग्य है। अब बात करते हैं धारा 25। धारा 25 में मतदान का अधिकार है, किसको है किसको नहीं है। जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, ठीक है, उसको मतदान का अधिकार है। किसको नहीं है, धारा 14 के तहत निर्भरता रखता हो, ठीक है। वोटर लिस्ट में निर्योग्यता की बात धारा 14 में अपन ने पढ़ी थी। अपनी है वोटर, तो अपने लिए क्या क्या अयोग्यताएं हैं, कौन अयोग्य है कौन योग्य है, तो वो धारा 14 में है। एक वार्ड में 1 से अधिक बार मत जिस नहीं दे सकता या जिसने दिया वो मतदान का अधिकार नहीं रखता। अगर उसने 2 जगह वोट दे दिया 2 कैंडिडेट को, तो उसका दोनों मत अयोग्य वो 0 घोषित हो जाएंगे। कोई कारागार या दंडादेश के अधीन व्यक्ति जो भी है, ये सारे इनको मत देने का अधिकार नहीं है। जैसे कोई दंड दिया हुआ हो, कोई कारागार में हो, जिसने एक वार्ड में 1 से अधिक बार मत दिया हुआ हो, नामांकन अधिक बार किया हुआ हो, या एक वार्ड में ही ज़्यादा बार 1 से ज़्यादा बार नामांकन दर्ज हुआ हो वोटर लिस्ट में, या फिर 2 वार्डों में नामांकन दर्ज हुआ हो और धारा 14 के तहत निर्योग्य हो, तो ये सारे लोग ये मत नहीं दे सकते, ठीक है। ये मत देने का अधिकार है वोटर लिस्ट में जिसका नाम हो वही दे सकता है। फिर निवारक निरोध के तहत लागू नहीं, मतलब अयोग्य है वो। जैसे निवारक निरोध मतलब शक के तहत किसी को गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, उस कोर्ट ने उसको दोषी करार नहीं दिया गया है, तो वो मतदान के अयोग्य नहीं है, वो मतदान दे सकता है। ये अयोग्यता का रूल है, वो इस पे लागू नहीं होगा निवारक निरोध पे। अब बात करते हैं धारा 26। धारा 26 में है कि रीति क्या है, निर्वाचन की रीति और रिक्ति। ये धारा 26 और 27 में रीति, 26 में रीति, 27 में रिक्ति, इसको दोनों को एक साथ याद कर सकते हैं, ठीक है। पहले है कि बैलेट पेपर से वोट दिए जाते थे, अब ईवीएम से वोट दिए जा सकते हैं। जो भी सरकार जैसे विधि द्वारा विहित हो वैसे किया जा सकता है, या अगर कोई व्यक्ति 1 से अधिक उम्मीदवारों को मत देता है, ये मैंने पहले भी बताया है, इसको 0 माना जाएगा। जो मत है उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा, वो किसी को नहीं जाएगा वो। 26 में रिक्ति की बात हो गई। अब बात करेंगे रिक्ति की, ठीक है। अगर कोई सदस्य है कि किसी भी वजह से उसका पद रिक्त हो गया है, तो चुनाव कब करवाए जाएंगे, चुनाव यथाशीघ्र करवाए जाएंगे। उपचुनाव यथाशीघ्र लिखा हुआ है, हालांकि 6 माह की अपनी परंपरा है, लेकिन 6 माह नहीं लिखा हुआ है, यथाशीघ्र लिखा हुआ है। चुनाव वापस यथाशीघ्र होंगे और नवनिर्वाचित जो भी सदस्य होगा वो शेष कार्यकाल के लिए ही होगा। अगर उसमें वो पहले बताया जाए, अगर 6 माह शेष है तो राज्य सरकार निर्देश दे सकती है कि सामान्य निर्वाचन होगा, तभी इसका निर्वाचन होगा, सामान्य निर्वाचन तक ये रिक्ति नहीं भरी जाएगी, ठीक है। तो रीति की बात की, पहले बैलेट पेपर से, और अब ईवीएम से दिया जाता है। 2 उम्मीदवारों को मत दे दिया तो 0 घोषित होगा। रिक्ति में वो होगा कि यथाशीघ्र उपनिर्वाचन किए जाएंगे। अब बात करते हैं निर्वाचन अपराध की धारा 28। निर्वाचन अपराध क्या है, निर्वाचन से रिलेटेड कि लोक प्रतिनिधित्व एक्ट है 1951 का, उसके उपबंध प्रभावी होंगे सारे के सारे। इसमें धारा 125 136 में जो भी उपबंध दिए गए हैं वो लागू होंगे निर्वाचन अपराध में। और अपराध क्या है, अगर कोई उम्मीदवार झूठी घोषणा कर देता है, जैसे शपथ लेते टाइम घोषणा की है उसने झूठी, या नॉमिनेशन में जैसे 2 नॉमिनेशन, ठीक है, नामांकन 2-3 जगहों से कर दिया हो, तो
वह 6 माह तक उसको सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, 6 माह की सजा का प्रावधान है अगर कोई उसने झूठी या मिथ्या सूचना दी है, शपथ लेते टाइम घोषणा की उसने झूठी कुछ घोषणा की है, नॉमिनेशन में कुछ गड़बड़ी की है तो उसके लिए। अब बात करते हैं निर्वाचन अपराध की बात होगी धारा 28 में। धारा 29 में भ्रष्ट आचरण। भ्रष्ट आचरण क्या होगा? भ्रष्ट आचरण में गिना जाएगा कि कोई अगर उम्मीदवार है या फिर उसका कोई एजेंट है, वो रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाए, जिसने रिश्वत ली हो या किसी को रिश्वत दी हो। जैसे चुनाव में अपने वोट प्रलोभन दिया हो, कोई खुद को वोट देने के लिए, धर्म जाति आदि के आधार पर वोट मांग रहा हो, या फिर किसी देवी शक्ति के आधार पर वोट मांग रहा हो, सती प्रथा को गौरवान्वित कर रहा हो कि कुछ एरिया में अगर पहले से कोई सती हुई है तो उसको, या फिर वाहन या वोटर्स को मतदान केंद्र पर ले जाता है। ऐसे होता है ना चुनाव में, सरपंच के चुनाव अच्छी तरह से सब लोगों ने देखा होगा, सरपंच के चुनाव। या फिर जो भी राजपत्रित अधिकारी है या जो फिर पुलिस बल है उसका दुरुपयोग किया हो, जैसे चुनाव के अलावा कोई यूज़ किया हो, तो वो सारे के सारे भ्रष्ट आचरण में गिने जाएंगे। ठीक है, किसी को रिश्वत दी हो, धर्म जाति के आधार पर वोट मांगा हो, देवी शक्ति को आधार बना के वोट मांगे हो, सती प्रथा को गौरवान्वित किया हो उसने, वाहन वोटर्स को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए बोला गया हो, सुविधा दी हो, या फिर पुलिस बल वगैरह जो भी अधिकारी है उनका दुरुपयोग किया, वो भ्रष्ट आचरण में गिने जाएंगे। ठीक है, तो निर्वाचन अपराध धारा 29, भ्रष्ट आचरण। घोषणा पत्र जैसे उसने घोषणा पत्र को भ्रष्ट आचरण में नहीं गिना चाहिए। घोषणा पत्र में क्या होगा? घोषणा पत्र में हो सकता है कि इतने लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, ये सब घोषणा पत्र में आता है, तो वो भ्रष्ट आचरण में नहीं गिना जाएगा। अब बात करते हैं धारा 30। धारा 30 में है कि निर्वाचन संबंधी मामलों का सिविल न्यायालय के अधिकारी से बाहर होना, कि जो भी निर्वाचन से रिलेटेड, जैसे वार्डों का परिसीमन हो रहा है, या फिर स्थानों का आवंटन हो रहा है, या फिर वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है, तो उसके लिए ये सारे जो निर्वाचन से रिलेटेड जो भी ये परिसीमन, आवंटन और जो वोटर लिस्ट से रिलेटेड है वो सिविल न्यायालय, ठीक है, सिविल न्यायालय की अधिकारिता से बाहर होंगे। अगर कोई निर्वाचन याचिका दायर की है तो वो सिविल न्यायालय उस पर याचिका के बाद ही उस पर कुछ कार्रवाई कर सकता है, अन्यथा ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, तो अपन ने आज धारा 21 से लेके 30 तक पढ़ी। कल अपन बात करेंगे धारा 31 से लेके धारा 40 तक। मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, तो कल आपकी क्लास आ जाएगी। थैंक यू।